हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने हिंदी का पिटारा खोलने वाला हूं, जिसके तहत आपकी CISF की तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। और मेरे दोस्तों, जितने भी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है वह आज अपन कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह वीडियो आपके CISF के ही रिलेटेड है। यह वीडियो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, अगर उसके सिलेबस में हिंदी है तो। दोस्तों, हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया है, तो एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद आपको हिंदी की दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी। चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं संधि से। ठीक है, ये एक मैराथन क्लास होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अपन ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं कि किस में कौन सी संधि होती है और उनकी क्या क्या पहचान होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अपन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इनकी सबसे पहले पहचान, एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, संधि के बारे में डिटेल के अंदर जो डेली अपनी क्लासेस होने वाली है तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि में कौन सी संधि होती है। जैसे संधि में कौन सी संधि होती है, ये होती है व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्णों से वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर। जब वर्ण से वर्ण मिलते हैं और कोई तीसरा या उसका जो मीनिंग है, अर्थात जो अर्थ है, वो परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही संधि कहते हैं। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। जिस भी वाक्य में जिस भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिले, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ये ध्यान रखिएगा। और जिस भी शब्द में ए दिखाई दे, अर्थात जिसके ऊपर एक मात्रा लगी हो, वहाँ पे गुण संधि होगी। और जहाँ पे शब्द में ऊपर 2 मात्रा लगी होगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। ठीक है, यण संधि का मतलब है य, र, ल और व। अगर इनसे पहले कोई भी व्यंजन आए, व्यंजन का मतलब है सिर्फ व्यंजन, जैसे आधा ये, ठीक है, आधा क, जैसे दिग्गज होता है तो दिक प्लस गज। ठीक है, तो यहाँ पे तो कौन सी, यहाँ पे तो व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, बाकी जहाँ पर भी ये रल, वैसे पहले अगर हाफ जो वर्ण आए तो वहाँ पे यण संधि होती है। अयादि संधि के कुछ 2 नियम हैं, तो वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने कहा था आपको, जहाँ पर भी आपको आ, बड़ी ई और बड़ा उ देखने को मिले वहाँ पे दीर्घ संधि लगाना है। धर्मार्थ बड़ा आ रहा है, हिमालय में बड़ा आ, पुस्तकालय में बड़ा आ, विद्यार्थी में भी बड़ा आ, विद्यालय में, लघुर्मी में बड़ा उ आ रहा है, इसमें भी बड़ा उ, बड़ा उ, बड़ा उ, बड़ा उ। इसमें बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी जी। देखिए, जो भी एग्जाम्पल है आपके, इन सब के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये 3 शब्द आ रहे हैं। और इन्हीं जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ये ध्यान रखिएगा। अब इनका संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद कैसे होता है। देखिए, धर्मार्थ संधि विच्छेद ऐसे करना है कि जो दोनों शब्द होंगे, यानी प्रथम पद और जो सेकंड पद होगा, उन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे इधर तो कर दिया ध, इधर कर दिया अर्थ। ठीक है, तो ये क्या है कि गलत हो जाएगा। जैसे धर्मार्थ का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अर्थ, अर्थात धर्म का भी मतलब होता है और अर्थ का भी मतलब होता है। और जब ये दोनों मिलके किसी तीसरे यानी उसका अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं तो वहाँ पर संधि होती है। ये बात मैंने आपको बता दी है। जैसे हिमालय है, हिम यानी बर्फ़, आलय यानी स्थान, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वो कौन सा है स्थान, हिमालय। पुस्तकालय वैसा ही हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा, विद्या प्लस आलय जहाँ पे विद्या प्राप्त होती है विद्यालय होता है, लघु प्लस उर्मी सिद्धू
प्लस उर्मी। अब देखिए इनके अंदर भी क्या होता है, जैसे ये देखते हैं, जैसे अ प्लस अ भी मिलकर इसमें क्या होता है, आ होता है, ठीक है। और आ प्लस आ भी मिलकर इसमें क्या होता है, आ ही होता है। इसी प्रकार ई, छोटी ई और छोटी मिलके भी बड़ी ई होती है, और बड़ी ई और बड़ी ई भी मिलके क्या होती है, बड़ी ई होती है। अगर एक बड़ी ई है और एक छोटी ई है तो भी बड़ी ई होगी। इधर भी अगर ए छोटा है और फिर आ है तो भी क्या होगा, आ ही होगा। जैसे धर्मार्थ में देखिए, धर्म, इसमें क्या आ रहा है आपके, ए आ रहा है, ठीक है। ए प्लस ए क्या बन रहा है, आ, धर्मार्थ। उसी तरह किसी भी प्रकार, जैसे लघु है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही होता है। ये दीर्घ संधि में ध्यान रखिएगा। क्लियर? मतलब आपको आ ई ऊ जहीं भी दिखे आप डायरेक्ट टिक लगा देना कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको एक मात्रा देखने को मिले, जैसे नरेंद्र हो गया, नरेश, महेंद्र, महेश, महर्षि, ठीक है, देवर्षि और महोर्मी, जलोर्मी, महोत्सव, ज्ञानोपदेश, जहाँ पर भी आपको एक मात्रा देखने को मिले वहाँ पे कौन सी संधि लगा देनी है, आपको गुण संधि लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, अब ये देखिए आपको, जैसे ये है महर्षि, ठीक है। अब आप कहोगे इसके अंदर तो एक मात्रा है ही नहीं, ठीक है। ये कुछ अपवाद होते हैं जिनको भी आपको ध्यान रखना है। तो महर्षि में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देवर्षि, महोर्मी, ये हो गया। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र का देखते हैं, नर प्लस इंद्र, यानी जहाँ पर भी अ प्लस ई मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। और या फिर अ प्लस बड़ी ई हो तो भी ए ही बनेगा, ठीक है। या फिर आ और प्लस ई, जिससे भी स्वर का मेल ई की कोई सी भी फॉर्म से हो तो वहाँ पे क्या होगा, ए ही बनेगा, ठीक है। जैसे अ प्लस ऊ से अगर होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसी प्रकार अगर आ प्लस ऊ अगर मिलता है तो भी ओ ही बनेगा। अब ओ में क्या है, ए की मात्रा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, गुण संधि हो जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। वृद्धि संधि, जहाँ पर भी दो मात्रा आपको देखने को मिले वहाँ पे वृद्धि संधि हो गई। जैसे एक एक हो गया, मत एक के, सदैव, महेश्वरीय, वनौषधि, महोस्ती, परमोषद, महोषद। क्लियर? तो वृद्धि संधि जहाँ पे दो मात्रा आपको देखने को मिले वहाँ पे वृद्धि संधि आप टिक कर देना, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एक है, एक प्लस एक, मत एक के, मत प्लस एक के, सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वरीय, ठीक है। और वन प्लस औषधि, वनौषधि, और महा प्लस औषधि, महोषधि। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको देख लेना एक बार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पिछले PYQs में भी पूछे गए हैं, वृद्धि संधि संधि से जितने भी एग्जाम्पल है ये वही लिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यण संधि, मैंने आपको बताया यर लव से पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। देखिए यहाँ पे दिखा था मैं आपको, इति प्लस आदि, अत्यादि, ये से पहले क्या है, आदत, आदत है तो क्या हो गया यहाँ पे, इत्यादि हो गया, ठीक है। इसी तरह देवी प्लस आगमन, देव्यागमन, यानी ये से पहले क्या आ गया, वैसे पहले आधा हो गया न, यहाँ पे वैसे भी पहले क्या हो गया, स, वैसे पहले हो गया न, पित्र आ गया। अब देखिए जो त्र यानी ऋषि प्लस आ बराबर त्रा। अब ये जो री है ये किससे मिलकर बना है, र और वह, ठीक है। तो वैसे पहले क्या आया, आधा अक्षर, इसलिए यहाँ पे क्या है, पित्राज्ञा। इसी तरह यद्यपि में ये जो ध है ये भी किससे मिलकर बना है, ये अ जो इसके अंदर ध है, द आधा है प्लस ये, ठीक है, इससे मिलकर क्या बना है, यद्यपि बना है। तो द से पहले क्या आया, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यण संधि हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ये लव से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि होगी, ठीक है। और अगर डबल मात्रा आती है तो वहाँ पे वृद्धि संधि, सिंगल मात्रा है तो गुण संधि, और अ मतलब आ, ई और उ आता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होती है, देखिए इसके अंदर एक तो होगा ए प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं ए, ठीक है। एक होता है अपने बड़ा ए प्लस ए, ये मिलके बनता है अपने आए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं नयन, नयन में इसमें क्या है, इसमें है न
प्लस ए प्लस ए प्लस न। अब ए और ए मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं, ठीक है। तो ये ए है जो न में चला जाएगा तो पूरा न हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये और उसके बाद आ जाएगा ये न, नयन, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये प्लस अक गायक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बड़ा ए प्लस ए, ये क्या बताया था मैंने, आय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायक आय। ग को अलग करो, ग प्लस आय प्लस क, ठीक है। तो ये आया हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है अपना, अगर शब्द में ओ प्लस ए आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और यदि डबल ओ यानी ओ प्लस ई आए, ठीक है, ई आए या ए आए, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये अपने एग्जांपल है पवन, पो प्लस अन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। पो प्लस अक, ये इस वाक्य का ये ये जो रूल है अपना, ओ प्लस ए, इसका उदाहरण है। नो प्लस ई, यहाँ पे ई आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आवी, क्या हो जाएगा, आवी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दो मैंने आपको बताए हैं, ए आए और आओ आओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अयादी संधि में से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर दीर्घ संधि से ही क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये वैसे तो बहुत सारे 25-26 के आसपास रूल है, लेकिन जो मेन मैंने आपको बताए हैं वो 10 रूल है, ठीक है। अगर आपने ये 10 रूल कर लिए तो व्यंजन संधि आपकी क्लियर हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए व्यंजन संधि में सबसे पहले, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते हैं, क ख ग घ ण छ छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स स ह और शत्र के। क्लियर। अब इन्हीं से ही सारे रूल बनते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि यही होती है, अर्थात व्यंजन से व्यंजन का जहाँ पे मेल होता है वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है किसी वर्ग के पहले वर्ण के कचटतप का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे यरलव है या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग च को ट अर्थात तीसरे में हो जाता है। इस पहला जो रूल कहता है वो कहता है, अगर मान लो पहले पद में क च ट त और प ये आता है, और दूसरे वाक्य में या दूसरे शब्द में, यानी दूसरा जो पद होगा अपना संधि विच्छेद का दूसरा पद, उसके अंदर अगर इनमें से कुछ आते हैं, या तो ये तीसरा पद आएगा या चौथा पद आएगा या फिर ये रलव आएंगे, अर्थात इनका जो मेल अगर या तो इनसे हो या इनसे हो, तो ये अपने आप को तीसरे पद के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे क है वो ग में हो जाएगा, च है ज में, ट ड में, त ध में, प फ में हो जाएगा। क्लियर। और अगर क का मेल य से होता है तो भी ग में हो जाएगा, क का मेल र से होता है तो भी हो जाएगा, और क का मेल घ से हो जाएगा तो भी ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये है पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। क्लियर। अगर पहले पद में क च ट त प में से कोई हो और दूसरे पद में या तो तीसरा पद या चौथे पद में से कोई हो या यरलव में से कोई हो, तो वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अपन, उदाहरण है दिग्गज, ठीक है। तो यहाँ पे आया अपने दिक क, ये आ गया क, ठीक है, ये आ गया क। इसके बाद आ रहा है अपने ग। मैंने कहा कि क च ट त प में से कोई आए और उसके बाद अगर तीसरा चौथा पद में से कोई आए या यरलव कोई आए, तो वो क किस में बदलेगा, वह बदलेगा ग में बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, दिग्गज, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखिए वागीश में वाक प्लस ईस, अर्थात ये कौन सा वर्ड है, ई, या तो यह स्वर से भी अगर मेल होता है, ठीक है, या तो किसी स्वर से मेल हो या तीसरे चौथे पद से हो या यरलव से हो, तो भी क्या हो जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो वाक किस में बदलेगा, ग में बदल जाएगा। इसी तरह च किससे बदलेगा, स्वर से मेल हो रहा है बिल्कुल, तो ये ज में बदल जाएगा। ट स्वर से हो रहा है तो ये ठ ठ ड में बदल जाएगा। प और ज, ये ठीक है, ज आ गया तो ये प किस में बदलेगा, ये ब के प फ ब, तो अब जो हो गया। ठीक है, क्लियर, ये पहला आ गया आपको समझ में। दूसरा रूल देखते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कचटतप का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अर्थात देखिए, इनको मैं मिटा देता हूँ। अर्थात ये करा है कि पहला रूल तो क्या कहता था कि कचटतप का मेल या तो किसी स्वर से हो या तीसरे या चौथे
वर्ग से हो या यरलव से हो तो वो अपने आप को तीसरे वर्ण में बदल देगा। क्लियर। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कचटत प का मेल न और म से हो, ठीक है, न या म से हो तो वो अपने आप को किस में बदल देगा, वो पांचवें वर्ग में बदल देगा। यानी क किस में बदलेगा, ड में, च ण में, ट ण में, त न में और प म में चेंज हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये आ गया जैसे, अब ये क का मेल किससे हो रहा है, म से हो रहा है, तो क किस में बदलेगा, क बदलेगा ख ख ग घ ण में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ण आ जाएगा। जैसे च है, च किस में बदलेगा, ये अणखाली में बदलेगा। क्लियर। ट म से हो रहा है तो ट किस में, ठ ठ ड ढ ण में बदल जाएगा। त किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा। और प किस में बदलेगा, ये म में बदल जाएगा। क्लियर। दूसरा भी क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आसान है और इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा रूल है वो कहता है यदि तय का मेल ग घ द ध प भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो तय का ध हो जाए। जैसे सद्भावना, सद्भावना क्या है, सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस भावना। अब ये कह रहा है यदि तय का मेल, ये तय का मेल किसी से भी हो जाए, यानी देखते हैं घ घ ध ध भ भ और ल व, ठीक है। ये से मान लो कि ये जो तय है, इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये तय है, ठीक है, तय है। अब इस तय का मेल यदि ग और घ से या द या ध से, भ या भ से, ल या व से हो जाए तो ये जो तय है वो किस, या फिर किसी स्वर से हो जाए, स्वर से, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा, वो द में बदल जाएगा। क्लियर। तीसरा रूल किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं सद्भावना, ये तय का भ से हो रहा है तो क्या हो गया, सद द में बदल जाएगा, यानी सद्भावना। ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जगत प्लस ईस, यानी तय किस में बदलेगा, द में बदलेगा तो जगदीश हो जाएगा। तय किस में बदलेगा, क्योंकि आद में भ है तो ये द में बदलेगा, भगवती। तत्व प्लस रूप, तय किससे हो रहा है, र से हो रहा है, ठीक है, तो र किस में बदलेगा, इसमें ध में बदल जाएगा। वैसे ही तय ध से हो रहा है तो द में बदल जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आगे देखते हैं चौथा रूल क्या कहता है, अपने त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, च ट या ठ होने पर, टू ट ड या ड होने पर, ड और ल होने पर ल हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये आपके अभी आप समझोगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है अपना उत प्लस चारण, ठीक है, और सत्य प्लस जन, अर्थात जो त है, ठीक है, त प्लस च, अगर ये मेल होते हैं जैसे त प्लस ज, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, तय किस में हो जाएगा, आधे च में हो जाएगा। और तय इधर किस में हो जाएगा, ज में हो जाएगा, आधे ज में। जैसे त प्लस झाटिका है तो ये तय किस में हो जाएगा, झ में हो जाएगा। त टी से मिल रहा है तो ट हो जाएगा, त ड से मिल रहा है तो ड हो जाएगा, त ल से मिल रहा है तो ल हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरा नियम है और जो चौथा नियम है उसमें डिफरेंट क्या है। तीसरा नियम में द हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथे नियम में अगर जैसे च झ झ टी ड ल अगर ये मिलते हैं तो ये ट उसी वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात त ल में बदल जाएगा, इधर त ड में बदल जाएगा, त टी ट में बदल जाएगा, त झ में बदल जाएगा, त ज में और त च में बदल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका चौथा नियम, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, अपने एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल से क्या है कि जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे जहाँ पर भी आपको मैं मिले देखने को, पहले पद के अंदर जैसे यहाँ पे मैं है, मैं, तो आप बिना देखे उसके ऊपर अनुस्वार लगा दो। ठीक है, जैसे किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किंकर। कोई भी शब्द अगर आपको बाद के अंदर बाद वाले पद में मिले आपको तो आप अनुस्वार लगा दो वहाँ पे। तो यही व्यंजन संधि का पांचवा नियम कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
मतलब जहाँ भी त मिले आपको प्लस अगले जो वर्ण है, जैसे च है तो ये उसमें बदल जाएगा, ट है तो ट में बदल जाएगा, ज है तो झ में, ज है तो ज में बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि म है तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, यदि त के साथ ग घ ध ध या फिर य र ल या फिर कोई स्वर हो तो वो द में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं म के बाद यदि य र ल व स है तो इनमें से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। ये भी वही वाक्य कहता है कि आपके किसी म का किसी के भी साथ हो योग तो वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और जिस भी वाक्य में अनुस्वार है तो उसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि अनुस्वार का क्या होगा, अनुस्वार किस में बदलेगा, म में बदलेगा। क्लियर। जब संधि विच्छेद करेंगे जैसे संयोग का करते हैं तो सम प्लस योग। ठीक है, तो जैसे ये म है, मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा तो संयोग हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं 7वें नियम की ओर। जैसे अगर आपको मिले री र श से परे न का न हो जाता है, इन चीज़ों को अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। यदि परी प्लस नाम, ठीक है, जैसे र है यहाँ पे, ठीक है, र धन न ये आता है तो ये किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे रम र प्लस म, इसको छोड़ो आप, यहाँ देखो प्र प्लस मान, यहाँ पे भी क्या है, र प्लस म, किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, न में बदल जाएगा। मतलब जो वाक्य है उसका जो अंतिम है वो न में बदल जाएगा। जहाँ पे भी आपको न देखने को मिले, जैसे इस वाक्य में न कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है, तो र है पहले, तो र प्लस न यहाँ पे है तो न बीच में आ जाएगा। यहाँ पे न बाद में है, प्र प्लस मान तो प्रमाण हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अभी प्लस सेक, ठीक है, तो अभी इधर हो गया प्लस सेक, तो भ प्लस स, भ प्लस, जैसे इसको ऐसे करते हैं, भ प्लस स मिलकर क्या बनते हैं, ष षटकोण का बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ष षटकोण कैसे बनता है, ष षटकोण बनता है भ प्लस स से। और इसी प्रकार र प्लस म से क्या बनता है, न बनता है। ठीक है, या र प्लस न से भी क्या बनता है, न बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे अभिषेक है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस सेक। अब इसमें क्या आ रहा है, भ प्लस स। ठीक है, अब ये पहचान कैसे करनी है आपको कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, जबकि इधर तो स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, लेकिन स्वर संधि तब होती है जब दोनों पदों के अंदर जो मेल होता है वर्णों का वो स्वर से स्वर का होता है। व्यंजन संधि में स्वर से व्यंजन का होगा या व्यंजन से व्यंजन का होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे निषिद्ध है, ठीक है, निषिद्ध में ये आ गए यहाँ पे न, ठीक है, प्लस स। ठीक है, न प्लस स, इसका मतलब भी क्या होता है, श होता है, तो ये भी निश्चित हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल लिखे हैं आप इन पे गौर फरमाइएगा, और ये एक दो नियम है जो आप याद कर लीजिएगा। इसी से आपका सारा काम व्यंजन संधि का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभिषेक है, भ प्लस स क्या होता है, श हो जाता है। ठीक है, जैसे नी प्लस शिद श हो जाएगा, यानी स से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए। ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए, जैसे ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया, या फिर भ प्लस स हो जाए, भ प्लस स हो जाए बराबर स हो जाएगा, या फिर जैसे कोई सा भी आ जाए ई प्लस स। अगर स का संबंध किसी भी स्वर से है, सिर्फ ए और आ को छोड़ के, ठीक है, किसी भी स्वर से है तो वो स षटकोण का हो जाएगा, या फिर स का संबंध भ से है तो भी क्या हो जाएगा, स षटकोण हो जाएगा। जैसे विषम, इसका क्या है, ई है प्लस स है बराबर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो विषम हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं त का मेल यदि स से हो तो त को च और स को छ में बन जाता है। यदि त का मेल स से हो यानी त प्लस श, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। और त प्लस इसमें त प्लस स, ठीक है, यहाँ ये त तो किस में बदल जाएगा, त बदल जाएगा च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में। तो जैसे उत्श्वास अर्थात च बदल गया तो उ त की जगह क्या आ जाएगा, छ श्वास, स की जगह क्या आ जाएगा, छ वास, उच्छ्वास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे उच्छिष्ट,
उच्चिष्ट, जहाँ पर भी देखिए ये छ से पहले च आ जाए, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको वाक्य में ये देखने को मिले च छ, तो ये वहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके ये 9 नियम है, आप ये 9 नियम याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं CISF HCM के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब है जहाँ पर भी विसर्ग का लोप होता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है, ठीक है। जैसे मनोकूल में कौन सी संधि होगी? मनः प्लस अनुकूल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इनके तो एग्जाम्पल आप याद ही कर लीजिएगा, सबसे बेहतरीन तो यही है। मनोकूल हो गया, अधोगति हो गया, मनोबल हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कहते हैं विसर्ग के पहले यदि अ है और बाद में भी अ है अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यरलव हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे है विसर्ग, ठीक है। इसके बाद यदि अ, य, र, ल, व या ख ख ग ग कुछ भी हो जाए अ के बाद, तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जहाँ पे अधगति अधोगति, मनः बल मनोबल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, अ आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, जैसे आ को कोई छोड़कर कोई स्वर आ जाए, तो बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण यरलव में से कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निराहार, निह का संबंध आ से है तो रा हो गया। यदि आ रहा है तो रा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? र, आधा र हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद देखते हैं अगला विसर्ग संधि के नियम में तीसरा जो नियम है वो कहता है, आपको इसमें से ज़्यादा नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल्स करने हैं। जैसे निश्चल, निह प्लस चल, निश्चल निह प्लस छल, दुशासन दुह प्लस शासन, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे ये जितने भी वर्ड है जिसमें श और च, जहाँ भी आपको देखने को मिले वहाँ कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। आप नोट कर लीजिएगा एक नोटपैड पे कहीं पर भी, जहाँ पे स और च देखने को मिले विसर्ग संधि कहलाएगी, ठीक है। और जहाँ पे भी च और छ देखने को मिले वहाँ पे व्यंजन संधि कहलाएगी, ठीक है। क्लियर? और जहाँ पर भी आपको जैसे निराहार, निराशा, निर्धन ये देखने को मिले तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। ये एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लेना, तो इन्हीं से आपको आइडिया हो जाएगी कहाँ पे क्या करना है आपको। क्लियर? आगे चलते हैं। जो चौथा नियम कहता है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। विसर्ग के बाद क्या है? त, तो क्या हो जाएगा? श। विसर्ग के बाद श तो आधा श हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग के बाद स है तो आधा स हो जाएगा। जहाँ पर भी त या स मिले तो वो आधा क्या हो जाता है? आधा श हो जाता है। क्लियर? ये हो गया चौथा नियम। इसके बाद पांचवा नियम देखते हैं निष्कलंक, अतः नी है प्लस कलंक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर कैसे मेल होता है तो श हो जाएगा, तो निष्कलंक हो जाएगा। जैसे ये पैसे हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अर्थात क ख ठ ठ प फ, यानी जो अपनी जो बारकड़ी जो कक्का है उसका जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क ख, ठीक है, ट ठ प फ, इनमें से अगर कोई हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है नी है प्लस खलंक खलंक, तो भी क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, तो निष्खलंक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? पांचवा है निरोग, नी है प्लस रोग, नी है प्लस रस, ये ध्यान रखिएगा आप। सातवां नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग है उसके बाद क्या आ रहा है, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अंतःकरण, क्योंकि जो आपको देगा, जैसे दुख, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अंतःकरण विसर्ग संधि है। तो इसको सातवें नियम को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर जो शब्द होगा उसी के अंदर ही आपको विसर्ग का निशान मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा और ये नियम एक बार पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी विसर्ग संधि के बारे में। अपन ने पढ़ा संधि अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अपने को पढ़ी। स्वर्ग संधि और स्वर्ग संधि व्यंजन संधि से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, विसर्ग संधि से कम आते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो दीर्घ स्वर संधि का ही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं समास। समास, तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण,
ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है, इसके बाद बहुव्रीहि समास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ने अपन सारे वाले हैं तो सब पे आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात द्वंद्व समास के अंदर पहचान देख लेते हैं, ट्रिक 1 देखते हैं। जिसमें योजक चिन्ह आपको देखने को मिले वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। अर्थात उसमें अगर ओप देखने को मिले, जैसे अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप और पुण्य, जहाँ पर भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिले वहाँ पे द्वंद्व कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और उसकी जगह अगर अपन उसको समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पे उसकी जगह क्या हो जाता है? और हो जाता है। क्लियर। और जब उसका अपन सामासिक शब्द बनाते हैं तो उसका वापस क्या हो जाता है? योजक चिन्ह बन जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे माता और पिता एक दूसरे के क्या है? विलोम है। ठीक है, राम कृष्ण विलोम है, भाई और बहन विलोम है, पाप और पुण्य विलोम है। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ दोनों विलोम भी होने चाहिए। द्वंद्व समास में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। आगे है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास तो सबसे आसान है पहचाना, जिसमें संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। जहाँ पर भी संख्या आ जाए, जैसे 9 आ गई, 7, 3, 7, जहाँ पर कौन सी समास होगा? द्विगु समास होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अर्थात काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, मिर्च कैसी है? काली। तो विशेषण कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की बताई जा रही है। और विशेष्य क्या होता है? जो विशेषता बताता है। अर्थात काला, मिर्च कैसी है? काली, काली है जो मिर्च। ठीक है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में समानता ही रहती है और दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, और कहीं बाई चांस अगर आ जाए आपको देखने को मिले, जैसे आपको मिले पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अर्थात श्री कृष्ण जी को पीताम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। जब तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जब अगर आपको दोनों को देखने को मिले, दोनों समास देखने को मिले, कर्मधारय समास भी देखने को मिले और बहुव्रीहि समास भी आपको देखने को मिले, तो समझ जाइएगा वहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास ही करनी है अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो। ठीक है, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, जहाँ पर भी समान, ठीक है, सिरस, ये अगर आपको देखने को मिले तो आपको वहाँ पे क्या करना है? कर्मधारय समास करना है। ये अर्थात जहाँ पर भी आपको समान, सिरस, ठीक है, ये शब्द देखने को मिले तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में क्या रहता है? जैसे रात, रात, अब यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, दिन, दिन, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, लेकिन ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। अगर ये विलोम होते तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता। जैसे दिन रात, यहाँ पे करते हैं अपन दिन, जैसे अपन करते हैं दिन और रात, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के विलोम हो गए, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। लेकिन दिन, दिन, रात, रात, ठीक है। इसके अलावा अव्ययीभाव जो है उसकी जो पहचान है वो है कि यथा, आ, प्रति, यथा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिले तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अर्थात प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जिसमें उपसर्ग लगा होता है वह अव्ययीभाव कहलाता है। जैसे यथा उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया। अर्थात जब इनका संधि विच्छेद करते हैं, जैसे आ प्लस जीवन, जब इनका अपन विच्छेद करेंगे शब्द का तो जीवन का एक अलग अर्थ है, आ एक अलग है। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल सही विच्छेद हुआ है। इसका मतलब आजीवन यानी जीवन भर, जीवन प्रयत्न, ये क्या लगा हुआ है? ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको उपसर्ग देखने को मिले या फिर यथा, आ, प्रति, यथा, ये आपको देखने को मिले तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ये पहचान है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास में भी, जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, नीलाकंठ, नीलाकंठ है जिनका अर्थात शिव जी, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, वो कौन है? गणेश जी महाराज।
गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण जी है। ठीक है, वैसे ही अब आप देखो यहाँ पे 10 मुख 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ कौन सा निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात 10 मुख वाला कौन होता है? रावण होता है। तो उसके लिए कौन सा समास काम मिलेंगे अपन? बहुव्रीहि समास। और ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास और ये पांचवा है, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं एक साथ। अगर आपको देखने को मिले और अगर आपका जो प्रश्न है उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो आप बहुव्रीहि समास उसका लगा के आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सम सिरस समान मिल जाए तो आप वहाँ पे कर्मधारय यही करके आएंगे, बहुव्रीहि नहीं करके आएंगे। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर का है अपना तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रदान होते हैं तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, इनको पहचानना बहुत ही आसान होता है तत्पुरुष समास का। ठीक है, जैसे कर, इसमें कौन सा, ये कारक विभक्तियां हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो एक तो इसमें कर्ता नहीं होता है, कर्ता ने ये नहीं होता है, और एक संबोधन नहीं होता है। ठीक है, हे, अरे, हो, ये इसमें नहीं होता है। तो पहचानने की क्या ट्रिक है कि जब अपन उसका समास सामासिक विग्रह करेंगे तो उसके अंदर जैसे अगर लोप हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे कर्ता ने कर्म को, अगर उसके अंदर को आ रहा है तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध का के की। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखिएगा। जैसे करण में भी क्या आता है? से आता है, और अपादान से भी क्या आता है? से आता है। जैसे अगर अपन देखें कि वह किससे लिखता है? कलम से लिखता है, तो वहाँ पे करण तत्पुरुष आ जाएगा। लेकिन जैसे पेड़ से फल गिरा तो ये क्या हुआ? अलग हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इनका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कर्म है, कर्म में कौन सा होता है? को का लोप होता है। मतदाता यानी मत को देने वाला, गिरहट गिरह को काटने वाला, जहाँ पे क्या हो रहा है? को आ रहा है, जहाँ पर भी को देखने को मिले कर्म तत्पुरुष लगा देना। कर्ण है, जहाँ कारक, कर्ण कारक चिन्ह का लोप अर्थात से। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन, अर्थात ये अलग होने की बात नहीं करता है, अलग होने की बात करता है अपादान तत्पुरुष समास। देखिए, संप्रदान में क्या होता है? कौन सी विभक्ति होती है? के लिए। ठीक है, अपादान में से अलग होना, धन से हीन, धन से अलग हो गया। भयभीत, भय से भीत हो गया, यानी भय से दूर हो गया। ये हो गया जन्मादन, जन्म से अंधा। ठीक है, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ कौन होता है? मतलब जो अलग होने के जो अर्थ में होता है वो होता है अपादान। क्लियर। संबंध में काके की, अर्थात जहाँ पे को आता है वो होता है कर्म, और जहाँ पे का आता है का की के वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की अपन देखें तो नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी मैं, पे और पर आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अपना होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर। तो यहाँ पे आपके समास भी क्लियर होते हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अपने को जल्दी जल्दी करने हैं ताकि अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपन निपुण हो सके। क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ रचनाएं अपन देख लेते हैं कवियों की, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप, इनको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं और इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, रेती के फूल है, और रश्मिरति है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति का सुकुमार भी जिनको कहते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्ण धूली इनकी रचनाएं हैं। इनके बाद जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी हैं? तितली और कंकाल, स्कंद गुप्त बहुत बार पूछा गया है, अजात शत्रु भी बहुत बार पूछा गया है, और चित्राधार भी बहुत बार पूछा गया है। जो जयशंकर प्रसाद जी है इनको आधुनिक कविता के सुमेरु, छायावाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन सी करी है। कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की ये कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्यकांत निराला जी ने कौन कौन से करे हैं। नए पत्ते, आराधना, जूही की ली, सरोज, स्मृति। ठीक है, इसके बाद सूर्यकांत निराला जी की एक और रचनाएं हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है, कुकुर माता है, राम की शक्ति पूजा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंदन। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी किनको कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इसके बाद देखते हैं धर्मवीर भारती, अर्थात सूरज का सातवां घोड़ा इन्होंने रचना करी थी। गुनाहों का देवता इन्होंने रचना करी थी। अंधा युग इन्होंने बनाया था। ठेले पर हिमालय भी इन्हीं की रचना है, धर्मवीर भारती जी की। महादेवी वर्मा जी की इम्पोर्टेंट है। निर्जार, रश्मि, मेरा परिवार और यामा। आधुनिक युग की मीरा भी किनको कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसके अलावा इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सांध्य गीत है, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार भी इन्हीं की रचना है। प्रेमचंद जी की रचनाएं देखिए, रंगभूमि है, मानसरोवर है, प्रतिज्ञा है, नमक का दरोगा भी इन्हीं की। नमक का दरोगा आपने जब आप स्कूल टाइम होंगे तब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। रसखान जी की रचनाएं कौन कौन सी है। प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ये याद रखिए। प्रेम वाटिका किनकी है। रसखान जी की है। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सब किनकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके बाद देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वेदेही वनवास। ठीक है, इनको कवि सम्राट और हरि औद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्मावत इन्हीं की रचना है। अखरावट इनकी रचना है। कहरनामा, आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूरसागर, सुपर पिचिस, सुरसरावली, साहित्य लहरी। इनको वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं, भावाधिपति भी कहते हैं और अष्टचाप का जहाज भी सूरदास जी को ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं, किन्होंने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन। कौन है ये। अमिताभ बच्चन के पिताजी। हालावादी कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। आगे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन कौन सी रचना करी है, देखते हैं। भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से भी किनको जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं कालिदास जी। कालिदास जी ने देखिए एक तो मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इनकी रचना किन्होंने करी है। ये कालिदास जी ने करी है। इसके बाद देखते हैं तुलसीदास जी ने किन किन की रचना करी है। विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल की रचना किन्होंने करी है। तुलसीदास जी ने करी है। कवि शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। लोकनायक इनको कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि इनको कहा जाता है और मानस का हंस भी इन्हीं को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपकी जितनी भी रचनाएं हैं वो इसमें कंप्लीट हो गई है, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इन रचनाओं से संबंधित तो आई होप कि आप इनको सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। कविताएं और उनकी मतलब जो रचयिता है और उनकी रचनाएं अपन ने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपने क्या आता है। क्रिया। क्रिया देखते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य में होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता क्या कर रही है, नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। मतलब अगर प्रश्न करें अपन, जैसे अपने को कोई वाक्य दे दिया, उससे अगर प्रश्न पूछे क्या, ठीक है, अगर क्या का अपने को आंसर मिल जाता है तो वो क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सकर्मक, अकर्मक। जिसमें कर्म प्रदान हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म प्रदान नहीं हो अर्थात कर्ता प्रदान हो तो वो है अकर्मक क्रिया। जैसे चिड़िया उड़ रही है तो उड़ना क्या है, ये एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि ये कर्ता के द्वारा करी जा रही है, यानी कर्ता प्रदान है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक। ये बिल्कुल आसान है इनको पहचानना, क्योंकि जिसमें एक ही क्रिया हो रही है वो एक कर्मक और जिसमें 2 क्रिया हो रही है वो द्विकर्मक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आगे।
सबसे पहले देखते हैं एक कर्मक कौन सी होती है। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, अर्थात उषा फूल तोड़ रही है, उषा क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है, एक ही क्रिया हो रही है वह तोड़ना। माली माला गूंथ रहा है, गूंथना एक ही क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, अर्थात शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, शिक्षक ने किसको पुस्तक दी, विद्यार्थी को, ठीक है, तो दो कर्म हो गया, एक तो पुस्तक देना हो गया और एक विद्यार्थी हो गया। इसी तरह पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई, तो एक तो हो गया खिलाना और एक हो गया हमें, ये दो क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो क्रिया होती है। पहचाना और आसान होता है कि द्विकर्मक जो क्रिया का जो वाक्य होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ये ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है, यहाँ पे से ये प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। प्रयोग के आधार पर एक तो होती है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ये एक बार अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रश्न को ऐसे हल करेंगे जैसे आपको पहले से ही आते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सामान्य क्रिया, जिस क्रिया में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के पीछे अगर न लगा हो, ट्रिक है, अगर किसी क्रिया के पीछे न लगा हो तो वो सामान्य क्रिया हो जाएगी। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना आदि कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया है। पहचान। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है, जब जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तुम घर चले जाओ, अर्थात चलना भी क्या है, एक क्रिया है, और जाना भी क्या है, एक क्रिया है। तो दो क्रिया जब एक वाक्य में आती है तो वो कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे चलना गई, यानी मोनू स्कूल चली गई, तो चलना क्या है, ये भी क्रिया है, और गई ये भी क्रिया है, दो क्रिया आ गई, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। इसके बाद देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। अनुकरणात्मक क्रिया जैसे थप थपाना, थर थर, कंप कंपाना, जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक हो जाएगा। जैसे लाठी से मारते हैं तो उनको क्या कहते हैं, लठियाना, तो लठियाना, जहाँ पर भी आना आना शब्द आपको देखने को मिले वहाँ अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन दरवाज़ा खट खट रहा है, मधुमक्खी भिन्न भिन्न रही है, अर्थात एक ही वाक्य दो बार आते हैं योजक चिन्ह के साथ, तो वहाँ पे क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया, जैसे हथियाना, लठियाना, बतियाना और पनियाना, ये कौन सी है, नाम धातु क्रिया। सॉरी मैंने ऊपर लठियाना बोल दिया आपके, लठियाना कौन सी है, ये है नाम धातु क्रिया। जहाँ पर भी आना आ जाए, यानी हथियाना, बतियाना, पनियाना और लठियाना नाम धातु क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकर से सफाई करवाती है, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, यानी किसी दूसरे से अगर कोई काम करवाता है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणात्मक क्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हो गया हो। जैसे ट्रिक देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में या उसके लगाकर किया जाता है, कर या करके, जहाँ पर भी आपको कर या करके मिल जाए तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया के जैसे नहा कर, चुरा कर, देख कर, खा कर, कर या करके, जैसे पुजारी ने ना कर पूजा करी। पूर्णकालिक क्रिया मतलब ये नहा चुका है उसके बाद पूजा कर रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं तात्कालिक क्रिया, बस ये आपको ट्रिक पहचाननी है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपको ये ट्रिक देखनी है। अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अपने पास समय थोड़ा कम है। तात्कालिक क्रिया में जैसे ही जहाँ पर भी देखने को मिले, आते ही सो गया, वह शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, वह आते ही बच्चों को पीटने लगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। जहाँ पे समय का थोड़ा सा अंतर होता है, यानी पहले देखा उसके बाद बेहोश हुआ, ठीक है, तो देखते ही क्या हो गया, बेहोश। जहाँ पे भी ही देखने को मिले तात्कालिक, तुरंत तत्काल से तात्कालिक क्रिया लगा दी जाए। इसके बाद देखते हैं कृदंत क्रिया, जहाँ पे मतलब चलना, भागना, दौड़ना, हंसना, ठीक है, कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है। जैसे कृत प्रत्यय कौन सा होता है, ठीक है, यानी कृत प्रत्यय हो गया जिसमें चलना, यानी चल प्लस ता, भाग प्लस ता। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद यौगिक क्रिया, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलाकर कुछ मुख्य क्रिया का काम करती है। ठीक है, दो क्रियाएं एक साथ आएगी वाक्य में और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती है, उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। उसने पत्र लिख डाला, बच्चों ने काम कर दिया, उसे जाने दो। ठीक है, इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, यानी उसने पत्र लिख डाला यानी कंप्लीट कर दिया, पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। लेकिन जब इसके अंदर दो क्रियाएं किसी मुख्य क्रिया का, यानी लिखना भी क्रिया हो गई, डाला भी क्रिया हो गई। ठीक है, तो लिख डाला दोनों मुख्य क्रिया का काम करेगी, यानी दोनों एक ही साथ बोले जाएंगे। जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे उसने पत्र लिख, क्या होता है लिख डाला हो गया तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। जैसे वह रोता है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, श्याम अब पत्र लिख चुका है। ये कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया। मतलब वह रोता है, कौन रोता है, वह रोता है। रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, किसने पत्र पढ़ लिया है, रोहन ने। श्याम अब पत्र लिख चुका है, कौन पत्र लिखेगा, श्याम पत्र लिखेगा। अर्थात जहाँ पर कौन और किसने का आंसर आपको मिल जाए तो वहाँ पे कौन होगा, सहायक क्रिया होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। सजातीय क्रिया, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भी आपको भाव दिखाई दे तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया होगी। देखते हैं, अच्छा खेल खेल रहे हैं। अच्छा क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। वह अच्छी लिखाई करती है, अर्थात अच्छी का मतलब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा मिले वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अपनी क्रिया भी समाप्त होती है। इससे बाहर आपकी क्रिया में नहीं जाने वाला, आपको सिर्फ वहाँ पे एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसकी पहचान कराई जाएगी कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो मैंने आपको उनकी सबकी ट्रिक बता दी है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है अपना टॉपिक कारक। ठीक है, तो कारक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक होता है। जो क्रिया को करेगा वो कौन होता है, कारक होता है। कारक के उदाहरण जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। कौन किनारे जाता है, तो वह रोज कहाँ जाता है, गंगा किनारे जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल है, वह पहाड़ों के बीच में है। कौन है पहाड़ों के बीच में, वह है। नरेश खाता है, कौन खाता है, सूरज किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सूरज पढ़ता है। अर्थात कारक का क्या अर्थ होता है, किसी कार्य को करने वाला है। अर्थात गंगा किनारे कौन जाता है, वह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्रिया करने की भूमिका निभाता है वही कारक होता है। तो वह क्या है, कारक है। ठीक है, नरेश क्या है, कारक है। सूरज क्या है, कारक है। अब कारक के अपन अर्थ के आधार पर अगर डिवाइड करते हैं तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, संबोधन। जैसे तत्पुरुष समास अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तत्पुरुष समास में एक तो कर्ता नहीं होता है और एक संबंध नहीं होता है। बाकी जो जितने भी होते हैं 6 प्रकार के वो तत्पुरुष समास में आते हैं, कर्म से लेके संबोधन तक। ठीक है, संबोधन इसमें नहीं आता है, संबंध आता है, संबोधन नहीं आता है तत्पुरुष समास में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी कारक पढ़ रहे हैं तो कारक में तो सारे ही आएंगे। जहाँ पर भी आपको वाक्य में कर्ता ने कर्म को याद करने की ट्रिक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। ठीक है, संबंध का, के, की। अधिकरण में क्या आएगा, मैं, पेपर। संबोधन आ जाएगा हे, हरे, हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी वाक्य में आपको ये मिले तो वहाँ पे आप पहचान कर लेना। जहाँ पर भी ने मिले कर्ता हो जाएगा, जहाँ पे को मिले कर्म हो जाएगा, से मिले करण कारक हो जाएगा, के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। यदि का, के, की आपको देखने को मिले तो वहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। से अलग होने के, जैसे पेड़ से फल अलग होता है। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष यान से उपग्रह अलग हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। मैं, पेपर जहाँ पे मिले अधिकरण, हे, हरे, हो संबंध कारक। तो चलिए एक एक को पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक क्या होता है, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है, अर्थात कर्ता में ने से संबंध रखता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे मित्र ने, जैसे क्या हुआ है, मेरे मित्र ने आज यह खाया था। ठीक है, रामू ने आज गाड़ी चलाई थी।
ने जहाँ भी मिले आपको कर्ता कारक लगा देना है। इसके बाद कर्म में को, जहाँ पर भी आपको को मिले, जैसे राम ने रावण को मारा, रमेश ने राधिका को नचाया, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया, राम ने घोड़े को पानी पिलाया। जहाँ पर भी आपको को देखने को मिले वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक की अगर अपन बात करते हैं तो करण में से या के द्वारा विभक्ति का चिन्ह का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, अगर ऐसा होता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कर्म प्रधान है। ठीक है, तो कर्म लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? से मारा, किससे मारा? बाण से मारा, तो कर्ण कारक तत्पुरुष कर्ण कारक विभक्ति हो जाएगी। देखते हैं, लेटर को पेन से लिखा गया, से किससे लिखा गया? रोहन से काम करवाया गया, किससे करवाया गया? न्यूज़पेपर से लेता है। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से किससे लेता है? राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, किससे मारा? अर्थात करण जो कारक है जिसमें अपन देखें तो किस से संबंध रखता है। अर्थात अगर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन जो आपको वाक्य दिया गया है उससे पूछे कि किससे करवाता है, और अगर उसका जवाब मिल जाता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? वहाँ पे होगा करण कारक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संप्रदान कारक कौन सा होता है। जहाँ पर के लिए या को का लोप होता है वहाँ संबंध संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक जैसे मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आई है, के लिए जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, जैसे श्याम ने राधा को गिफ्ट किया, किसको गिफ्ट किया? राधा को। रुक्मणी ने राम को गुलाब का फूल दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है? को। ठीक है, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है अपने पास। अगर एक ही सब्जेक्ट अर्थात एक ही कर्ता होता है तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दो कर्ता है, जैसे श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, अब यहाँ पे कर्म कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक भी हो सकता है। इसके लिए आपको जो ऑप्शन मिलेंगे दोनों में से एक ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम की किसी रूप से अलग होने का बोध होता है, या से मतलब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। राम बिल्डिंग से गिर गया, अर्थात अलग हो गया बिल्डिंग से। चूहा बिल से बाहर निकला, अर्थात अलग हो गया। चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए, अर्थात अलग होने का जहाँ पर भी बोध होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। ध्यान रखिएगा। संबंध जहाँ पे भी का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आपको मिल जाए देखने को तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। वह बाइक पूजा की, वह राम की बेटी है, राधा ने मोबाइल फेंक दिया, बच्चे का सिर फूट गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा का वह रूप जिसके अंदर अधिकरण में मैं पे पर आ जाएगा, मैं पे पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे मछलियाँ पानी में रहती है, मैं वह घर के अंदर अंदर आ गया, वह क्लास के बीच में अंदर आ गया, अंदर आ गया। ठीक है, जहाँ पर भी अंदर, भीतर या मैं पे पर आपको देखने को मिले वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। संबंध, अरे, हे, अजी, जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो? अरे राम यह क्या हो गया? हे भगवान, अरे अरे, जहाँ पर भी आपको देखने मिले संबोधन कारक होता है। क्लियर? आई थिंक ये आपको सारे कारक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपन देखेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार देखते हैं। अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। क्लियर? जो शब्दालंकार होते हैं जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयता, भ्रांतिमान। ठीक है, और उभयालंकार में होते हैं संसृष्टि और संकर अलंकार। ठीक है, जो मैंने निशान लगाए हैं ब्लू पेन से, सिर्फ वही अपन पढ़ेंगे, वही अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो विप्सा भी अच्छा पूछ लेते हैं कई बार, लेकिन जो ज़्यादातर अपने से पूछते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार शब्द अलंकार में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है अलम प्लस का अर्थ। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, अर्थात जो वाक्य की शुद्धता बढ़ाते हैं वही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद अपन ने पढ़ा: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं
अर्थालंकार में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन उपमा अलंकार, जिसमें योजक चिन्ह आपको देखने को मिले, या सा सी से सी रस आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये ट्रिक ध्यान रख लीजिएगा आप एक नोटपैड में लिख लीजिएगा उपमा अलंकार, उसके सामने लिख दीजिएगा आप सा सी से सीरस आए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कलम सा कोमल है, तो यहाँ पे सा आ गया, मतलब किस प्रकार का है? चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा तो नहीं है उसका मुख चंद्रमा तो नहीं है, कहीं नहीं है, चंद्रमा के समान ही है, तो चंद्रमा के समान सुंदर है। कर कमल सा कोमल, यानी उसके जो पैर है वो कैसे हैं? कोमल है। कैसे हैं? कमल के समान कोमल है। ठीक है, ये हो गया उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे मनु मनहु मानो जानो आदि आ जाए, ये ट्रिक है। जहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप एक नोटपैड लीजिएगा, उसमें सारे अलंकार लीजिएगा और उसके सामने आप ट्रिक लिख दीजिएगा, तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी कि कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मनहु मानो जानो आदि आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है, तो मतलब नेत्र किसके समान है? कमल के समान है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जनु। जहाँ पे जनु मनु मनहु मानो आ जाए, जैसे सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु मनहु आ गया, मतलब कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है कि अर्थ क्या कर रहा है, आपको तो बस शब्द पकड़ने हैं। मनहु मिल गया, मानो जानो मनहु जनु कुछ भी मिल जाए तो आपको क्या मिले? कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, मतलब राणा जी सोच रहे हैं, तब तक तो चेतक ने नदी भी पार कर ली, छलांग लगा दी भाई। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति, मतलब बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं चेतक के बारे में कि चेतक ऐसा था वैसा था। ठीक है, तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। मानवीकरण क्या होता है? जैसे जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे बादल आदि, उनको क्या माना गया है? उनको मानव माना गया है। उसको क्या कहते हैं? मानव। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल कभी हंसते हैं? नहीं हंसते हैं, लेकिन इन फूल को कैसे माना गया है? प्रकृति से संबंधित है और इनको एक मानव माना गया है। अर्थात फूल क्या है? एक इंसान है, मानव है, तो वो कैसा हंस रहा है? वो हंसे कलियां मुस्काई, जैसे ही वो हंसता है कलियां मुस्कुराने लग जाती है। ठीक है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे सागर के उस पर सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, तो ये क्या है? ये भी बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन ये इसमें किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति की बात कर रहे हैं, और प्रकृति को क्या माना है? मानव माना है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? मानवीकरण अलंकार। तो जब आप नोट्स बनाएं तो मानवीकरण अलंकार है उसके सामने लिख दें प्रकृति से संबंधित जितने भी हैं, जैसे पेड़ पौधे बादल सागर झीलें। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? मानवीकरण अलंकार से संबंधित है। आगे देखते हैं शब्द अलंकार से संबंधित देखते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक और सलेस अपन देखने वाले हैं। जो अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पे वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, जैसे मधुर आ गया। इसके बाद ये जब बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार, जैसे चारू चंद्र की, जैसे वर्ण आए, ठीक है, शब्द नहीं वर्ण, जैसे मैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जब वर्ण बार बार आए, वर्ण का ध्यान रखिएगा, शब्द नहीं वर्ण। जैसे च च च च, ठीक है, तो ये कितने बार आया? 3 बार आया। तो जब भी कोई शब्द बार बार आता है, या शब्द नहीं वर्ण, जब भी कोई वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, जब शब्द एक से अधिक बार आए, अगर वर्ण आता है तो अनुप्रास और शब्द आता है तो यमक अलंकार। ध्यान, जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई, वा खावे बोराई नर या पावे बोराई। अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, कनक कनक 2 बार शब्द आ गया, यमक लगा दो, सीधा अलंकार खत्म। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए कनक और यहाँ पे आ जाए कर्ण, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ गया, यमक अलंकार सीधा लगा दो। सलेस अलंकार, एक शब्द के अर्थ अनेक, जैसे रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस सून। ठीक है, तो यहाँ पे पानी यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर 3 बार पानी आए हैं, और तीनों बार इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सलेस अलंकार यानी जो पानी का जो पहला अर्थ है वो है मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, और इसका मतलब है विनम्रता है, रहीम, और जो पानी जो दूसरा है पानी वो विनम्रता से संबंधित है। ठीक है, और पानी
आभा तेज या चमक से हैं, जिसके बिन मोती, यानी पानी तीसरा का मतलब क्या है, इसका मतलब है मोती से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग निकले और शब्द एक अर्थ अनेक वाली बात हो जाए, लेकिन जो यमक अलंकार होगा उसके अंदर जो होगा उनका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं रस। अब पढ़ते हैं अपन रस की ओर चलते हैं। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद लेना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। अर्थात रस का अर्थ है श्रु धातु से बना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है। रस क्या होता है? जो अपने अंदर हृदय से बहता है वही रस होता है। जैसे वात्सल्य रस होता है, अर्थात जो माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। श्रृंगार रस, जैसे रसों का राजा कहा जाता है, कौन है? श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार के जो रस हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। कितने प्रकारों का? 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस के वैसे तो 9 प्रकार हैं, ठीक है, और भरत मुनि ने कितने का किया है? वो 8 प्रकार से करते हैं, और अपन 9 प्रकार के देखते हैं। 9वां कौन सा है? 9वां है शांत रस। ठीक है, सूरदास जी के अनुसार कितने रस हैं? 11 रस हैं। 10वां उन्होंने कौन सा माना है? वात्सल्य रस को। 11वां उन्होंने माना है भक्ति रस को। ठीक है, जब ये रस अपन पढ़ लेंगे तो कोई सा भी रस आपसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। रस गोल के पी जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और स्थायी भाव। पूछा यही जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का हास है। देखो इसमें याद करना कैसे आसान है, देखिए। हास्य का हास है, करुण का शोक है, वीर रस का उत्साह है, अद्भुत रस यानी आश्चर्य विषम्य, भयानक रस भय से संबंधित है, रौद्र रस क्रोध से, विभत्स रस जुगुत्सा से, शांत रस निर्वेद या निर्वेति से, वात्सल्य रस रति से, भक्ति रस अनुराग से। इतने तो अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रस है उन्हीं के अनुसार उनके स्थायी भाव आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है श्रृंगार रस रति से है और वात्सल्य रस भी रति से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। स्थायी भाव हो गया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थायी भाव, जो अपन ने यहाँ पे देख लिए हैं, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो हो जाएगा हास। ठीक है, इसके बाद जो रस के अंग है, स्थायी भाव हो गया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव, वह भाव जो अस्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, वो स्थायी भाव होता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास है, करुण रस का है शोक है। ये अपन ने ऊपर देख लिया है। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है? जो ज़्यादा देर तक रहे। ठीक है, स्थायी भाव तो थोड़े कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन जो संचारी भाव है वो लंबे समय तक रहे, और उनकी संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि, ये क्या है? ये संचारी भाव है। यानी अगर कोई खुशी रहती है तो वो लंबे समय तक रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आई 1 सेकंड में हंसी और खुशी आई कोई, हर्ष कुछ समय के लिए 1 सेकंड में वापस चली गई, तो वो कौन सा होगा? वो स्थायी भाव है। लेकिन खुशी, भाई नौकरी लग गई, वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा, तो वो क्या हो गया? वो हो गया संचारी भाव। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, करुण रस हो गया। वीरों का कैसा बसंत है, वीर रस हो गया। राम जपूं, भक्ति रस हो गया। इन दांतों पर मोती वारूं, वात्सल्य रस हो गया। ठीक है, श्रृंगार रस देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन है। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो ये श्रृंगार कर रहे हैं, मतलब शब्दों का किसी और को बोल रहे हैं। जैसे ये किसी और का बोल रहा है कि तुम्हारी आंखों में एक जंगल है जिसमें मैं अपना रास्ता भूल जाता हूँ। ऐसे कोई जंगल तो नहीं है आंखों में, लेकिन उनका जो भाव है वो श्रृंगार है, मतलब उनका श्रृंगार ऐसा किया जा रहा है कि उनकी आंखें ऐसी है। तो ये कौन सा हो गया? श्रृंगार रस हो गया। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल ही ऐसे हैं जैसे दूसरा कोई नहीं हो। ठीक है, और उनके ऊपर मुकुट ऐसा शोभता है जैसे हाँ हो। क्या बात है, श्रृंगार रस। ठीक है, वीर रस, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यमराज से भी जो युद्ध में प्रस्तुत सदा, मानो मुझे मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं, मतलब जो किसी से डरता नहीं वो वीर रस के अंदर आ जाएगा।
करुण रस में जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने उसे रुलाया था। अर्थात जिसमें करुणा मतलब शोक, शोक से संबंधित, अर्थात जो दुख भावनाएं हैं वो करुण रस के अंदर आती है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये करुणामय है, अर्थात करुण रस है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, करुण रस के अंदर आ जाएगा। हास्य रस मतलब हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल। तो ये क्या है, ये सुनने के बाद हंसी आती है, तो वो कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। रौद्र रस, रौद्र रस है खून उसका उबल रहा था, मतलब क्रोध से संबंधित है। मनुष्य में दैत्य में बदल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, ये क्या है, रौद्र रस है। भयानक मतलब सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, ठीक है, जहाँ पर भी डर हो वहाँ भयानक रस होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। विभत्स रस, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे, ठीक है, चूहे को क्या कर रहे थे, तड़पा रहे थे। अद्भुत रस, मछली चलकर जमीन पर आई। तो ये क्या है, अचंभित हो जाना, किसी चीज़ को देख के अचंभित हो जाना, अद्भुत रस से संबंधित है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा के उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अद्भुत रस है इसके अंदर, क्योंकि अचंभित हो जाते हैं कि ये अचंभित कैसे कूद गया, कैसे इसने क्या कर दिया, तो अचंभित जितने भी होते हैं वो अद्भुत रस में आ जाते हैं। शांत रस, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से टले, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, शांत रस मतलब जहाँ पे बिल्कुल शांति से किसी काव्य को कहा जाता है तो वहाँ पे शांत रस होता है। भक्ति रस, भगवान से जो मेल मिलाप होता है वही भक्ति रस। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भक्ति रस, जहाँ भी भगवान का प्रभु का नाम आ जाए वो कौन सा है, वो भक्ति रस होता है। वात्सल्य रस, माता और पुत्र के बीच के अंदर जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। अब देखते हैं अपन छंद। ठीक है, आई होप कि आपको जो रस है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिएगा और टेस्ट दीजिएगा, जिससे आपके तैयारी में और बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। छंद के भेद देखते हैं। छंद के 3 भेद हैं, मात्रिक छंद, ठीक है, वाणिक छंद और मुक्त छंद। ठीक है, आगे देखते हैं। छंद के अंग कौन कौन से हैं, चरण या पाद, वर्ण या मात्रा, यति, गति, तुक और गण। ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है, जैसे यति, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जहाँ पर भी जहाँ पर रुकते हैं अपन, वहाँ उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। गति का अर्थ है लय या प्रवाह, मतलब बोले जाना, वो हो गई गति। ठीक है, यति जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो हरण यहाँ पे अपन ने रुका तो यहाँ पे क्या हो गई, यति हो गई। ठीक है, और पवन तनय संकट हरण यहाँ तक अपन ने गति रखी, उसके बाद यति आ गई, फिर गति आ गई, फिर यति आ गई। ठीक है, तो हर गति के बाद यति और यति के बाद गति जरूर आती है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर, ठीक है, रुकने के स्थान को यति कहा जाता है, लय या प्रवाह को गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे पवन तनय संकट हरण हो गया। और तुक क्या कहता है, चरणों के अंत में, अर्थात जैसे तुक होता है जैसे रूप और भूप, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभूप, तो रूप भूप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, तुक होते हैं, इनको क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं गण। गण अर्थात समूह, 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कौन सी होती है, 8 प्रकार की होती है, और ये इनकी ट्रिक है। ठीक है, यमा ताराज भान सलगा, ये क्या है, इनकी ट्रिक है। इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि, मध्य और अंत में कहीं लघु और कहीं दीर्घ होगा। इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र को स्मरण करें, मतलब जो 8 प्रकार के जो गण होते हैं वो आप इनसे समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मात्रिक छंद कौन से होते हैं। लघु जैसे जो भी छोटे हैं, जैसे छोटी अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या है, ये मात्रिक छंद है, जिसके अंदर ये लघु में गिने जाते हैं, अर्थात इनकी संख्या क्या होती है, 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा। गुरु जो होते हैं इनकी संख्या होती है 2, अर्थात आ, ई, ए, ओ, ऊ। अनुस्वार और विसर्ग भी गुरु के अंदर आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी देखिए मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले अपन देखते हैं सम मात्रिक छंद।
सममात्रिक छंद के अंदर एक ट्रिक है, चारों गीत हरी गीतिका, अर्थात चा से आ जाएगा चौपाई, ठीक है, रो से आ जाएगा रोला, और ग से आ जाएगा गीत, और हरी गीतिका से हरी गीतिका। ये 4 प्रकार के होते हैं सममात्रिक छंद, ठीक है। अब इनको याद कर लीजिएगा। जो चौपाई होती है उसमें 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्राएं होती है, गीत में 26 और हरी गीतिका में 28, यानी 16, 24, 26 और 28 सभी सम है, अर्थात सम मात्रिक छंद है। 16 भी क्या है, सम है, 24 भी सम है, 20 भी सम है। विषम मात्रिक में क्या होता है, विषम मात्रिक में होता है 11 और 13, ठीक है। आगे देखते हैं। चौपाई मात्रिक छंद 16 मात्राएं होती है, अर्थात जिसमें 4 चरण होते हैं। उसके जो पहला चरण होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है इसके अंदर कितनी होगी, इसके अंदर 16 होगी। जैसे सूरज है, अब ये बड़ा ऊ है तो इसमें कितनी जोड़ेंगे अपन, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2 और 2। अब इनको जोड़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हो गई। कितनी मात्रा हो गई, 16। जहाँ पर भी 16 मिले वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चौपाई हो जाएगी। अगर मान लो 20 मिले तो वहाँ पे रोला हो जाएगा, 24 मिले तो गीत हो जाएगा, और 28 मिले तो हरी गीतिका हो जाएगी। ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2 और 2। जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इसमें भी कितनी है, 16 मात्राएं हैं। अर्थात जहाँ पर भी आपको 16 मात्राएं मिले तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी चौपाई। और जहाँ पे आपको 16 उसके बाद 24, सॉरी 20 नहीं है, 24 है, जहाँ पर भी आपको 24 मिले वो क्या हो जाएगा, रोला। जैसे 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, ठीक है, 1, 2 और 2, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। जहाँ पर भी आपको 24 मात्राएं मिले वो रोला हो जाएगा, ठीक है। हरी गीतिका, ठीक है, हरी गीतिका में 28 होंगे, और गीत में कितने होंगे, गीतिका में कितने होंगे, इसमें हो जाएंगे 26, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको मात्रा गिनना आना चाहिए। अर्ध सममात्रिक अर्थात दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला होते हैं। सममात्रिक में कौन कौन से होते हैं, देखिए सममात्रिक में होते हैं चौपाई, ठीक है, रोला, गीतिका और हरी गीतिका, ठीक है। इसमें होती है 16, 24, 26 और 28। और इसके अंदर भी 4 होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। अब इसमें दोहा, सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अर्थात पहला जो वो होगा आपका पद, उसके अंदर 13 और दूसरे पद में 11 मात्राएं होनी चाहिए। अर्थात 13 और 11 मात्राएं जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे दोगा होगा, दोहा होगा, 11 और 13 सोरठा में, 12 और 7 बरवे में, 15 और 13 उलाला में होंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद विषम मात्रिक होते हैं, जो दोहा और रोला जिसके अंदर होगा वो कुंडलिया कहलाएगी, और रोला और उलाला जिसमें होगा वो छप्पई कहलाएगी। ये होती है अपनी विषम मात्रिक छंद। क्लियर। तो यहाँ पे अपना छंद का चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे हैं अपने तत्सम व तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम कौन से होते हैं, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम है, और जो हिंदी के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं वो है तद्भव। जैसे अग्नि है, वायु, सूर्य, पुत्री, कौन से हैं, तत्सम है। और वही तद्भव यानी तद प्लस भव, तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बनाते हैं वो है तद्भव। अर्थात जो संस्कृत के शब्द है वो है तत्सम, और जो हिंदी के शब्द है वो है तद्भव, ठीक है। जैसे आग शुद्ध शब्द है अग्नि, कपूर शुद्ध शब्द है कर्पूर, तो जो कर्पूर है वो संस्कृत शब्द है अर्थात तत्सम है, और जो अग्नि है वो भी तत्सम है, लेकिन जो आग है वो है तद्भव, और कपूर है वो है तद्भव, अर्थात शुद्ध शब्द क्या है, कर्पूर। इसके बाद देखते हैं तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं और तद्भव अशुद्ध शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। तत्सम तद्भव पहचानने के लिए यदि अगर भूल भी जाते हैं, ट्रिक 1 है श। जहाँ पर भी शब्द आपको देखने को मिले वो तत्सम है, जहाँ पर भी आपको स शब्द देखने को मिले तत्सम है, और आपको जहाँ पर भी स शब्द मिले वो है तद्भव, ठीक है। यानी तत्सम है श्यामल,
स्वसुर, सौ, जहाँ पर भी आपको ये वाला स देखने को मिले या क्ष देखने को मिले, ये क्या है, ये तत्सम है। और अगर आपको ये वाला स देखने को मिले तो वो क्या है, वो है तद्भव। ठीक है। ट्रिक नंबर 3, तत्सम में व शब्द का या व वर्ण का यूज़ किया जाता है, और जबकि तद्भव में ब का यूज़ किया जाता है। जैसे वणिक, बनीवा, वर्षा को बरसात, वर यात्रा बारात, विवाह ब्याह, ठीक है, विद्युत का बिजली। क्लियर। आगे चलते हैं। त्र का प्रयोग हमेशा तत्सम में किया जाता है। ठीक है। जैसे श्रृंगार, द्रत, मृतिका। और तद्भव में श्रृंगार, घी, ठीक है, गरत को घी कहा जाता है, मिही, ये तत्सम, ये तद्भव शब्द हो गए। ठीक है। विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम होंगे। जैसे सुख है, ये विसर्ग होंगे, बाकी सब ये तद्भव हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर। तो ये अपना तत्सम तद्भव का भी हो गया। बस इससे बाहर आपके तत्सम तद्भव में नहीं जाने वाले। ठीक है। तो चलिए अब आगे नया टॉपिक देखते हैं, कौन सा है। करते हैं अपन हिंदी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। नोट लगा के आप ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है, ध्वनि है। उसके बाद कौन सी है, वर्ण। ठीक है। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों आए तो पहले ध्वनि लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ण लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है। स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है। आगे चलते हैं। जो स्वर है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है और व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्वर है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। ठीक है। अपन सबसे पहले देखते हैं स्वर 11 प्रकार के कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है। ये 11 स्वर हो गए अपने। स्वर 3 प्रकार के अपने देखे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। ये देखते हैं जिन स्वरों में उच्चारणों में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री। जिनमें दुगुना समय लगता है वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। और जिनमें 3 गुना समय लगता है वो होते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। 3 गुना अधिक समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर। जैसे अपन ने लिखना है ओम, तो ओ और ये मैं, ऐसे लिखा जाता है ओम को। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, प्लुत स्वर हो गया। जैसे आगे अपने आ, जितने भी बड़े स्वर हैं वो सब दीर्घ स्वर होंगे, और जितने भी छोटे स्वर हैं वो कौन से स्वर होंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे ओम, रोम, भैया, ये कौन से हो गए, प्लुत स्वर हो गए। अब देखते हैं अपन व्यंजन। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देखा ह्रस्व स्वर जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें दुगुना, प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना समय लगता है। अब देखेंगे अपन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जो कैसे लेके मै तक होते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कचट तप, क च ट त प। जो क वर्ग है कंठ से संबंधित है, च है तालु से, ट है मुर्दा से, त है दांत से और प है होठों से। तो ये ध्यान रखिएगा। प, फ, भ, भ, म ये कौन से वर्ण है, ये है होष्ठीय वर्ण, होष्ठीय वर्ण। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। पूछ लेते हैं कई बार कि ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो है मूर्धा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। वो होते हैं स्पर्श व्यंजन जो किसी को स्पर्श, शरीर मतलब जो मुख के किसी पार्ट को स्पर्श करके निकलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन यरलव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा और ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, स, स, स और है। ठीक है। स, स, स और है। और यरलव अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया आपके अयोगवाह, ये एक तो ये ऊपर बिंदु हो गई। ठीक है। एक ये चंद्र बिंदु हो गई और एक विसर्ग हो गया। ये भी 3 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यानी अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया और अनुनासिक हो गया। ठीक है। अनुस्वार कौन से होते हैं, हंस, अंश, कंस जिसके ऊपर बिंदु लगती है वो अनुस्वार होते हैं। विसर्ग ये होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं, जहाँ चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनुनासिक अपना हो गया, जैसे आँख, गाँव, सांप हो गया। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर श का अगर अपन करेंगे, श किससे मिलकर बना होता है? ये क और प्लस श से मिलकर बना होता है। ऐसे ही त और र से त्र, ज और न से ज्ञ, श और र से श्र मिलकर बना होता है। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन ने पढ़ा इस पर, ये वर्णमाला में कितने होते हैं? ये होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, 52 में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, ठीक है, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, वहीं अगर व्यंजन देखें तो वो होते हैं स्पर्श, अंतस्थ, उष्मीय व्यंजन। ठीक है, और एक अपने कौन से व्यंजन होते हैं? एक होते हैं अपने अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, या अयोगवाह जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, इसको कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है अल्प प्राण और महाप्राण, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण जिनको बोलते समय मुंह से हवा कम मुंह खोलना पड़े अपने को, वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होते हैं? जिनको खोलने में अपने को ज़्यादा मुंह खोलना पड़े, या जिसमें ज़्यादा हवा जो होती है वो ज़्यादा जिसमें बाहर निकलती है, वो होती है महाप्राण। और जिसमें हवा कम निकलती है, जैसे क, गड़, च, जण। ठीक है, तो देखिए अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सेकेंड और फोर्थ, ये कौन से होते हैं? ये ध्यान रखिएगा। ये जो होते हैं ये होते हैं अल्प प्राण और ये होते हैं महाप्राण। यानी अपना जो प्रथम, तृतीय और फिफ्थ जो पद है वो है अल्प प्राण के, और जो दूसरा पद और चौथा पद है वो है महाप्राण के। ये याद रख लीजिएगा, याद करने योग्य बातें हैं, याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अल्प प्राण के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इनकी संख्या होती है 20। ये आपको ध्यान रखना है। हवा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अल्प प्राण और महाप्राण कहा जाता है। अर्थात अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है। ये जो अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया, ग, और ये हो गया। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं ये और ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 20। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है या मुख से कम हवा निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। संख्या होती है 20। क वर्ग, ट वर्ग, ये अपने ऊपर देख लिया है। ठीक है, महाप्राण भी अपने ऊपर पढ़ लिया है। अब देखते हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, कंपनी के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, अब देखते हैं अघोष कौन से होते हैं। जो पहला और दूसरा जो पद होता है ये होता है अघोष। क्या होता है? अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अघोष में मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष कहते हैं। अर्थात जो ये क, घ, च, ड, ठ, द, थ, प, फ श्वास का प्रयोग होता है वो अघोष होते हैं। और जिसमें श्वास का प्रयोग जैसे ग, घ, ड, जिसमें गले का प्रयोग होता है वो सघोष कहलाते हैं। ठीक है, और जो अघोष है इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, और स भी इसी में आते हैं। और घोष के अंदर आ जाएगा ये तीनों। ठीक है, ग, ड और ग, घ, ड। इसके अलावा ये र, ल, व और है भी इसी के अंदर आते हैं। घोष की संख्या होती है 31। ठीक है, और अघोष की संख्या होती है 13। सघोष की संख्या 31 और अघोष की संख्या 13 होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सभी स्वर भी आ जाते हैं। ठीक है, 11 स्वर भी आ जाते हैं और 20 वर्ण है। ठीक है, और 11 स्वर हैं तो टोटल 31 आ जाते हैं। अर्थात 20 व्यंजन और 11 स्वर 31 हो जाते हैं। देखिए, स्वर वर्ण के बारे में अगर अपन देखें तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य और पश्चय होते हैं, और मुख के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत होते हैं। ठीक है, अग्रस्वर मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाने वाले शब्द ई, ए 4 होते हैं अग्रस्वर में, और मध्य में सिर्फ 1 होता है ए, और पश्चय के अंदर कितना होता है? पश्चय में होता है 5। तो 4, 1 और 5, अर्थात 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होता है। तो याद रखने की ट्रिक है कि आगे के हिस्से से 4 वर्ण बोले जाएंगे, बीच में से 1 और पश्चय से 5 बोले जाएंगे। अर्थात 4 + 1 बराबर कितने होते हैं? 5।
4 वर्ड ई ए, ठीक है, और मध्य से अ, और पश्य से कौन से बोले आ उ ओ और औ, ये कौन से होते हैं? पश्य स्वर होते हैं। अब जीभ के पश्य स्वर आ उ ओ होते हैं, ठीक है। स्वर्ण वर्ण जीभ के प्रयोग के आधार पर अपन ने देख लिया, मतलब जो अग्र हो गया, मध्य हो गया, ठीक है, और पश्य हो गया, ठीक है। ये 4, 1 और 5 होते हैं, ठीक है। ये ई ए ओ होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं आ उ ओ, और एक ये होता है जिसका क्या नाम है, इसको कहते हैं अपन अ, ठीक है। मध्य से क्या आता है? सिर्फ अ आता है। अब मुख्य आधार पर देखते हैं विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत। विवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विवृत कहते हैं, अर्थात जैसे आ जिसमें सबसे अधिक खुला होता है विवृत। अर्ध समृत जिसमें कम खोलना पड़ता है, जैसे अ ए ओ, ठीक है, विवृत से कम खोलना पड़ता है वो अर्ध विवृत हो जाते हैं। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है वो संवृत कहलाते हैं, और अर्ध संवृत जिसमें नासिका से बोला जाता है वो होते हैं अर्ध संवृत। जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है वो कौन से होते हैं? जैसे ए ओ, ठीक है, और संवृत कौन से हो गए? ई उ। संवृत का मतलब होता है कम खुलना, अर्ध संवृत का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा खुलना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर अगर अपन शब्द देखें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, अर्थात जिसके खंडों का कोई अर्थ न निकले, रूढ़ कहलाते हैं। मतलब उन्हीं से कोई दूसरे शब्द बने लेकिन उनका कोई अर्थ ना हो। जैसे जिन, ट्रिक है, जिन शब्द का संधि विच्छेद न हो वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा, घोड़े का संधि विच्छेद नहीं होगा। मुख, मुख का भी नहीं होगा। पास, पास का भी नहीं होगा। तो जिनका संधि विच्छेद नहीं हो वो कौन से होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं और एक सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे परिश्रम, जिनका संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है, जिनका संधि विच्छेद कर सकते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जिनका संधि विच्छेद, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, राजपुत्र, ठीक है, जितने भी होते हैं, हिमालय वगैरह, ये सब जिनका संधि विच्छेद हो सकता है वो सब यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ देखते हैं तो जितने भी बहुव्रीहि समास के होते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, गजानन, चंद्रशेखर, बारहसिंगा, नीलकंठ, चतुरानन, जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़, योग रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब रूढ़ शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो, यौगिक जिनका संधि विच्छेद हो, योग रूढ़ जो बहुव्रीहि समास हो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, वाच्य देखते हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य वही होता है कि कर्ता की जो वाक्य है वो कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, वही वाच्य कहलाता है। देखिए वाच्य के भेद है, कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म, भाववाच्य जिसमें भावनाएं होती है। कृतवाच्य जैसे मोहन क्या लगाता है? कौन क्या लगाता है? मोहन कार्य कर रहा है। अजय पुस्तक पढ़ता है, अजय तो कर्ता प्रधान होता है। क्रम के अंदर क्या है कि कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई, तो वो क्या हो गई? कर्म हो गया। भाववाच्य जहाँ पर भी नहीं शब्द आ जाए वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भाववाचक होता है। अर्थात भाववाचक जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। टहला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, तो ये भाव जिसके अंदर आते हैं वो भाववाच्य कहलाता है। अगर कृतवाच्य से अपने को कर्मवाच्य बनाना है, जैसे सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा, तो सचिन के द्वारा जिसमें भी के द्वारा लग जाए वो कर्मवाच्य कहलाता है। के द्वारा मैच खेलने में चेन्नई जाया जाएगा, राकेश के द्वारा आ गया, के द्वारा कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मित्र के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, ठीक है। तो ये कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं अपन, वाक्य के प्रकार देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 यानी विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। देखिए इन्हीं के अंदर इन्हीं का जो अर्थ है वो छुपा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क मिले मतलब प्रश्नवाचक है, जहाँ पर भी आपको संदेह मिले वो संदेहवाचक है, जहाँ पर आपको किसी दिशा का ज्ञान हो अर्थात संकेत दे रहा हो किसी की तरफ, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो संकेतवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक, किसी की इच्छा प्रकट हो रही हो तो वहाँ पे इच्छावाचक हो जाएगा।
आज्ञावाचक, किसी को आदेश दिया जा रहा हो, किसी की आज्ञा का पालन किया जा रहा हो तो वो आज्ञावाचक हो गया। विस्मयाबोधिक मतलब अचंभित हो जाना, विस्मयाबोधिक। ठीक है, तो आगे देखते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे रमा खेल रही है, ये क्या है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, खेल रही है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। राम अयोध्या के राजा है, कहाँ के राजा है, अयोध्या के राजा है। तो काम हो रहा है, करने का बोध हो रहा है, ठीक है। सॉरी। निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें भी नहीं आए वो निषेधात्मक वाक्य होता है। बस इतना ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक, जिसमें भी प्रश्न आ जाए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। संदेहवाचक, ठीक है, जिसमें संदेह हो, शायद आज बारिश आएगी, शायद मैं कल जाऊंगा, मतलब संदेह हो रहा है जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ये संदेहवाचक हो गया। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन, मतलब जहाँ पर भी तो आपको देखने को मिले तो वहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक, मतलब अपन दूसरी क्रिया पर निर्भर होते हैं। अगर बारिश होती तो मैं ना लेता, शायद आज बारिश होगी तो ये हो गया संदेशवाचक। अगर आज बारिश होती तो मैं ना लेता, तो ये क्या है, संकेतवाचक है, संकेत कर रहे हैं कि बारिश होती तो। ठीक है, आगे चलते हैं। इच्छावाचक, मतलब इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो इच्छावाचक कहलाते हैं। जैसे आपकी यात्रा सुखद रहे, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, आप अपने कार्य में सफल रहें, ये हम इच्छा करते हैं। तो इच्छावाचक, जिसमें हम किसी प्रकार की इच्छा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आशा रखते हैं, ठीक है, तो वो इच्छावाचक हो गया। आज्ञावाचक मतलब आज्ञा देना, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना। जैसे तुम बाहर जाओ, ये आज्ञा का भाव है, तुम बाहर जाओ, आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ। कृपया शोर न करें, यह भी आज्ञा दे रहा है। एक गिलास दूध लेके आओ मेरे लिए, तो ये क्या है, आज्ञावाचक है, किसी को आदेश दिया जा रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं विस्मयाबोधिक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि हो, जैसे अरे, वाह, उफ, जहाँ पर भी आपको ये वाला चिन्ह मिले वहाँ पे विस्मयाबोधिक चिन्ह होगा। ठीक है, विस्मयाबोधिक वाक्य होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अब रचना के आधार पर देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्लियर। आगे चलते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होते हैं, सरल वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। उनमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, अर्थात एक ही कर्ता रहेगा और एक ही क्रिया रहेगी, तो वो कौन सा वाक्य होगा, वो होगा सरल वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य मतलब और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, जहाँ पर भी ये आपको देखने को मिले तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। जैसे यहाँ पे आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और से जुड़ा है किंतु, और जहाँ से जुड़े वो कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो जुड़े होते हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हो तो वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करेगा। जो ही सौमिता ने खाना खाया त्यों ही वह चली गई। वह सीमा है जिसे खेलना और सोना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, और, लेकिन यहाँ पे मिश्र वाक्य क्यों है, क्योंकि वह सीमा है जिसे खेलना और सोना, जिसमें दो क्रियाएं आती है, वो कौन सा वाक्य होता है, वो होता है मिश्र वाक्य। और जो दोनों मिश्र वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, वो और से जुड़े हैं, लेकिन करता क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं, जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त से सरल में फिर बदलेंगे, और मिश्र से अगर अपन सरल में तथा संयुक्त में बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है, और सरल को मिश्र में बदलेंगे, संयुक्त को मिश्र में बदलेंगे। सबको एक दूसरे में बदलने की क्रिया अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में तथा मिश्र वाक्य में बदलेंगे, तो सरल वाक्य क्या है, राधा नाचती गाती है। इसको अगर संयुक्त वाक्य में नाचती और गाती है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या आता है, और, यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए और, मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे। ठीक है, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए और को हटा देंगे। जैसे सभी के लिख चुकने पर भी सर्जिता लिख रही है। ठीक है, जैसे संयुक्त वाक्य है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सर्जिता अभी तक लिख रही है, तो लेकिन को हटाना है अपने को।
तो यहाँ लिखेंगे सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। संयुक्त है निधि रात भर पढ़ती है, ताकि को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। जब आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप उनमें से सटीक आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त वाक्य में है अभिलाषा ने रोना शुरू किया, और को हटा देंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिश्र वाक्य को अगर सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य है जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। जब भी आ गया ना मिश्र वाक्य में, जब भी आ जाए। जैसे मिश्र वाक्य है विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, विशाल ने जो आ गया। ठीक है, तो सरल वाक्य विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। क्लियर, ये हो गया, अपने समास अपने कर लिया। तो हिंदी के लगभग अपने सारे टॉपिक इसी के अंदर कवर हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे अपने रहे हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द वगैरह वाक्य वगैरह हो गए। तो ये अपने को वोकेबलरी का एक और वीडियो, एक और सेशन होगा जिसके अंदर ये सारी आपकी वोकेब करा दी जाएगी। ठीक है, और इससे बाहर लगभग हिंदी के सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। जितने हिंदी की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।